आज हम लोग आपकी कक्षा 12 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में पाठ है भाषा और आधुनिकता और इसके लेखक हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। आज हम लोग इस पाठ के इस गद्यांश पर आधारित जो कि आपको सामने दिखाई दे रहा है, इस गद्यांश पर आधारित आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। देखिए, आपको पता है कि आपके बोर्ड के पेपर में इसी तरह से गद्यांश दिया रहता है और गद्यांश के नीचे इस तरह से 5 प्रश्न दिए रहते हैं। 5 ही प्रश्न रहेंगे, 5 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं और इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको गद्यांश में ही मिल जाता है। बस आपको गद्यांश ध्यान से पढ़ना होता है और उत्तर खोजने की कोशिश करनी होती है। और देखिए, यदि आपने किसी भी गद्यांश की पूरी व्याख्या को यदि समझ लिया है तो इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने में भी आपको कहीं कोई समस्या नहीं होती है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग पूरे गद्यांश की व्याख्या को ही समझ लेते हैं, फिर उसके बाद क्रमशः एक एक प्रश्न पढ़ेंगे और इन प्रश्नों का उत्तर लिखना सीखेंगे। तो देखिए, इस गद्यांश में है क्या कि जो लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं वो बता रहे हैं कि भाषा को किस तरह से सजीव, समृद्ध और नवीन बनाया जा सकता है। लेकिन वो इस बात को कैसे बता रहे हैं, चलिए हम लोग एक एक लाइन पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो लेखक प्रोफेसर रेड्डी जी कहते हैं कि कभी कभी अन्य संस्कृतियों के प्रभाव से और अन्य जातियों के संसर्ग से, देखिए संसर्ग का मतलब होता है मिश्रण, मिलन, यानी पास आने से, संसर्ग से भाषा में नए शब्दों का प्रवेश होता है और इन शब्दों के सही पर्यायवाची शब्द अपनी भाषा में न प्राप्त हो तो उन्हें वैसे ही अपनी भाषा में स्वीकार करने में किसी भी भाषा भाषी, देखिए भाषा भाषी का मतलब होता है भाषा के विद्वान को, भाषा के जानकार को, यानी भाषा भाषी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। देखिए पूर्ण विराम आ गया। तो चलिए इतनी व्याख्या हम लोग समझते हैं। तो देखिए, इन पंक्तियों में लेखक रेड्डी जी कहते हैं कि कभी कभी अन्य यानी कभी कभी दूसरी संस्कृतियों के प्रभाव से और दूसरी जातियों के मिलन से, मिश्रण से। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि दूसरी संस्कृतियों और दूसरी जातियों का प्रभाव कैसे पड़ता है। तो देखिए, इसके पहले भी हम लोगों ने देखा था कि हमारे देश में कभी यूनानी आए, सिकंदर आया, कभी यूनानी आए, कभी जो है डच आए, कभी फ्रांसीसी आए, कभी अंग्रेज आए, कभी मुग़ल आए। तो जो लोग बाहर से आए, जो जातियाँ बाहर से आई, वो अपनी संस्कृति, अपनी भाषा को लेकर के आई और उसने हमारी भाषा को प्रभावित किया। तो इस तरह से जो दूसरी संस्कृतियाँ हमारे देश में आई, दूसरी जातियाँ जो हमारे देश में आई और जब उनसे हमारी भाषा का मिलन हुआ, भाषा का मिश्रण हुआ, तो इससे जो है हमारी भाषा में नए शब्दों का प्रवेश हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर लेखक देखिए यही कह रहे हैं कि कभी कभी ऐसा होता है जब विभिन्न कारणों से दूसरी संस्कृतियों का प्रभाव या अन्य जातियों के संसर्ग से किसी भी भाषा में जब नए शब्दों का प्रवेश होता है, नए शब्द मिलते हैं। आप जानते हैं कि शब्द कई प्रकार के होते हैं, जैसे देशज शब्द जो हमारे देश के हैं, विदेशी शब्द जो दूसरे देशों के हैं, तद्भव शब्द, तत्सम शब्द। तो कहते हैं बहुत प्रकार के भाषा में नए प्रकार के शब्दों का प्रवेश होता है और इन शब्दों के सही पर्यायवाची। अब यहाँ पर देखिए, लेखक ये कह रहे हैं कि जब किसी भाषा में नए शब्द प्रवेश करते हैं, बोलचाल में नई भाषाएं आती हैं, हम नए शब्दों का प्रयोग अपनी भाषा में, अपनी बोलचाल में करते हैं, तो हमको करना क्या चाहिए। तो कहते हैं पहले तो इन शब्दों के लिए हमें इस पर्यायवाची शब्द हमारी भाषा में है कि नहीं खोजना चाहिए। देखिए, लेखक कहते हैं कि जो नए शब्द हमारी भाषा में प्रवेश करते हैं, इन नए शब्दों के सही पर्यायवाची शब्द हमारी भाषा में हैं कि नहीं, इसको खोजना चाहिए। अगर नहीं है, न प्राप्त हो, यानी इन शब्दों के पर्यायवाची शब्द नहीं हैं, तो उन्हें वैसे ही अपनी भाषा में स्वीकार कर लेना चाहिए। उन्हें जैसा है वैसे ही अपनी भाषा में स्वीकार कर लेना चाहिए। और ऐसा करने में, यानी दूसरी जातियों की, दूसरी संस्कृतियों के
शब्दों को स्वीकार करने में किसी भी भाषा भाषी को, किसी भी विद्वान को कोई भी आपत्ति, कोई भी विरोध, कोई भी दुख नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतनी लाइन की यही व्याख्या है। एक बार मैं फिर जल्दी से बताता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। तो देखिए, लेखक कहते हैं कि कभी कभी जब ऐसा होता है कि दूसरी संस्कृतियों के प्रभाव से और दूसरी जातियों के मिलन से, मिश्रण से जब भाषा में नए शब्दों का प्रवेश होता है, हम नए नए शब्द अपनी भाषा के बोलने में प्रयोग लाते हैं, अपनी भाषा को बोलने में प्रयोग लाते हैं, और इन शब्दों के सही पर्यायवाची शब्द जब हम अपनी भाषा में खोजते हैं और इनके पर्यायवाची शब्द हमें नहीं प्राप्त होते हैं, तो हमें अपना जो दृष्टिकोण है, जो हमारा नज़रिया है, उसको उदार करना चाहिए। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि दूसरी भाषा का शब्द है, हम अपनी भाषा में क्यों मिलाएं। लेखक कहते हैं कि जब आपको अपनी भाषा में उनके पर्यायवाची शब्द न प्राप्त हों, उनके सरल शब्द न प्राप्त हों, तो उन शब्दों को वैसे ही अपनी भाषा में स्वीकार कर लेना चाहिए। और ऐसा करते समय किसी भी विद्वान को, किसी भी भाषा भाषी को कि अरे हम उसकी भाषा को, भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में क्यों मिलाएं, किसी भी विद्वान को ऐसी आपत्ति, विरोध या दुख नहीं करना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आगे देखिए लेखक क्या कहते हैं, बहुत ही प्यारी बात लेखक कहते हैं, यही भाषा की सजीवता होती है। देखिए, सजीवता का मतलब होता है जिंदापन। देखिए, इस संसार की कोई भी चीज़, मेरी ये बात ध्यान से सुनिएगा, इस संसार की कोई भी चीज़ यदि नवीनता से पूर्ण नहीं होगी, उसमें बदलाव नहीं आएगा, तो अपने आप समाप्त हो जाएगी। सारी चीज़ें नवीनता को प्राप्त होती हैं, हर चीज़ों में एक जो है नवीनपन आता है, तभी वो संसार में बनी हुई हैं। तो लेखक कहते हैं कि जब हम दूसरी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में प्रयोग में लाते हैं, तो हमारी भाषा में नवीनता उत्पन्न होती है, एक नयापन आता है, और जो भाषा है वो सजीव होती है, सजीव दिखाई देती है, जीवंत लगती है। आगे लेखक कहते हैं कि जो भाषा की सजीवता है, ये जो भाषा का जिंदापन है, भाषा में जो जीवंतता है, जो भाषा की नवीनता है, जो भाषा का सुंदरपन है, इसी नवीनता को पूर्णतः यानी पूरी तरह से इस नवीनता को, किस नवीनता को, जो दूसरे भाषा के शब्द हैं, जब इन्हें हम अपनी भाषा में प्रयोग में लाते हैं, तो हमारी भाषा सजीव होती है, और इस सजीवता, इस नवीनता को पूर्णतः स्वीकार करने पर ही, आत्मसात करने पर ही, स्वीकार कर लेने पर ही निर्भर करती है। इतना फिर से समझिए। देखिए, लेखक यहाँ पे कह रहे हैं कि जब हम दूसरी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में प्रयोग लाते हैं, तो भाषा जीवंत होती है, भाषा की सजीवता बढ़ती है, और कहते हैं कि जो भाषा की सजीवता है, इस नवीनता को पूरी तरह से स्वीकार कर लेने पर, यानी जो नए शब्दों को हम प्रयोग में ला रहे हैं, इससे जो हमारी भाषा सजीव हो रही है, नवीन हो रही है, इसको पूरी तरह से स्वीकार कर लेने पर ही निर्भर करती है। ठीक है, देखिए यही इसकी कुछ व्याख्या है। चलिए अब हम लोग एक एक प्रश्न पढ़ते हैं और इनका उत्तर लिखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न आपसे कह रहा है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो चलिए लिख लेते हैं। सबसे पहले आप प्रश्न उत्तर नंबर डालिएगा, जो भी नंबर होगा आप अपने पेपर में देखिएगा और डाल लीजिएगा। उसके बाद संकेत डाल करके दो गद्यांश में एक हल करना होता है, जो भी आप एक हल करिए उसके शुरू का और डाट डाट करके अंत का थोड़ा सा लिख लीजिए। ठीक है, फिर कम से कम एक लाइन छोड़िए। और पहला प्रश्न कह रहा था संदर्भ लिखने के लिए, तो आप नंबरिंग करेंगे, हेडिंग डालेंगे संदर्भ और डैश डाल करके लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित भाषा और आधुनिकता नामक निबंध या शीर्षक से उद्धृत है। इसके लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं, और पहले प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ का नाम लिखिए, या तो प्रश्न कह सकता है उपर्युक्त गद्यांश के शीर्षक का नाम लिखिए। दो में से कोई एक रहेगा, और जो भी रहेगा वही हम अपने उत्तर में लिखेंगे, दोनों नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दूसरा। देखिए, जब आपका पहला प्रश्न पूरा हो जाए तो फिर एक लाइन छोड़िए और नंबरिंग करने के बाद लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ, अगर पाठ रहेगा तो पाठ, शीर्षक रहेगा तो शीर्षक का नाम भाषा और आधुनिकता, और लेखक का नाम प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी है।
और इसका उत्तर भी पूरा हो जाएगा। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है, लेखक के अनुसार भाषा में नए शब्दों का प्रवेश किस प्रकार होता है। तो चलिए मैं आपको इसका उत्तर गद्यांश में थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ इसका उत्तर मिल जाएगा, अन्य संस्कृतियों यानी दूसरी संस्कृतियों के प्रभाव से और अन्य जातियों के संसर्ग से भाषा में नए शब्दों का प्रवेश होता है। ठीक है, अब लिखेंगे कैसे, चलिए देखते हैं। तो देखिए आप नंबरिंग करेंगे और लिखेंगे, अन्य संस्कृतियों के प्रभाव से और अन्य जातियों के मिलन से भाषा में नए शब्दों का प्रवेश होता है, और तीसरे प्रश्न का उत्तर भी हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या पूछता है आपसे, भाषा किस प्रकार से समृद्ध होती है। समृद्ध यानी धनवान, अमीर, तो भाषा किस तरह से समृद्ध होती है। चलिए पहले इसका उत्तर हम लोग गद्यांश में ढूंढते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसका उत्तर आपको मिल जाता है, कभी कभी अन्य संस्कृतियों के प्रभाव से और अन्य जातियों के संसर्ग से यानी मिलन से, मिश्रण से भाषा में नए शब्दों का प्रवेश होता है, और इन शब्दों के सही पर्यायवाची शब्द अपनी भाषा में न प्राप्त हों तो उन्हें वैसे ही अपनी भाषा में स्वीकार कर लिया जाता है, और इस तरह से भाषा समृद्ध हो जाती है। अब लिखेंगे कैसे, चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो देखिए आप नंबरिंग करेंगे और लिखेंगे, अन्य संस्कृतियों के प्रभाव और जातियों के मिलन से जब भाषा में नए शब्दों का प्रवेश होता है और यदि उन शब्दों का पर्यायवाची शब्द हमारी भाषा में नहीं होता है तो हम उन शब्दों को ज्यों का त्यों अपनी भाषा में ग्रहण कर लेते हैं, और इस प्रकार से भाषा समृद्ध हो जाती है, और इसका उत्तर भी पूरा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भाषा की सजीवता के लिए क्या आवश्यक होता है। तो चलिए गद्यांश में इसका उत्तर थोड़ा सा ढूंढते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको मिल रहा है सजीवता होती है, तो इसके पहले जब आएंगे तो हमको उत्तर मिल जाएगा कि देखिए जब पर्यायवाची शब्द न मिले तो उन शब्दों को अपनी भाषा में स्वीकार कर लेना चाहिए, और स्वीकार करके अपनी भाषा में जब हम नवीनता उत्पन्न करते हैं तो हमारी भाषा सजीव हो जाती है। यानी किसी भी भाषा की जो सजीवता है उसके लिए हमको नए शब्दों का प्रयोग करना, स्वीकार करना, उसको आत्मसात करना आवश्यक होता है। लेकिन लिखेंगे कैसे, चलिए देखते हैं। तो देखिए आप नंबरिंग करेंगे और लिखेंगे, भाषा की सजीवता के लिए विभिन्न भाषा के शब्दों का प्रयोग करके भाषा में नवीनता लाना और उसे स्वीकार करना आवश्यक है। ठीक है, यानी कि जो है क्या आवश्यक है, तो भाषा में नवीनता लाना और उसे स्वीकार करना आवश्यक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, संसर्ग और सजीवता शब्दों में क्रमशः उपसर्ग और प्रत्यय छांट कर लिखिए। प्रश्न की भाषा को जरा सा समझिए। देखिए प्रश्न ये कह रहा है कि इस प्रश्न में दो शब्द आए क्रमशः, मतलब एक के बाद। पहला शब्द है संसर्ग, संसर्ग का आपको उपसर्ग लिखना है, और दूसरा शब्द है सजीवता, सजीवता का आपको प्रत्यय लिखना है। ठीक है, अब कैसे लिखेंगे चलिए देखते हैं। तो देखिए जब ऊपर का उत्तर पूरा हो तो एक लाइन छोड़ेंगे और नंबरिंग करके पहला शब्द लिखेंगे संसर्ग, और इसको जब दो भागों में बांटेंगे तो हो जाएगा समधन सर्ग। देखिए उपसर्ग जो होता है वो किसी भी शब्द के पहले लगता है, तो यहाँ पर सम उपसर्ग है। फिर दूसरा शब्द लिखेंगे सजीवता, इसको भी दो भागों में बांटेंगे तो हो जाएगा सजीव धनता। और देखिए जो प्रत्यय होता है वो किसी भी शब्द के पीछे लगता है, तो ता इसमें प्रत्यय है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो चलिए पहले रेखांकित अंश की व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ से रेखा खींची गई है, आपको दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक रेखा खींची गई है। इसकी व्याख्या हमको लिखनी है। तो यहाँ जैसे मैंने आपको बताया था वैसे ही लिखा है, तो चलिए पढ़ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप नंबरिंग करेंगे और हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, और डैश डाल करके लिखेंगे, प्रस्तुत रेखांकित अंश में लेखक जी सुंदर रेड्डी जी भाषा
किस प्रकार से सजीव, समृद्ध और नवीन बनती है, इसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि इतना मैंने अपने से जोड़ा है भाव के अनुसार। अब आखिर आगे रेखांकित अंश की व्याख्या है। तो कहते हैं कि जब कभी कभी किसी दूसरी संस्कृति का प्रभाव या जाति का मिश्रण मिलन से किसी भाषा में नवीन शब्दों का प्रवेश होता है, अर्थात भाषाओं और बोलियों में नवीन शब्द प्रचलन में आ जाते हैं, तब हमें इन शब्दों के पर्यायवाची शब्द अपनी भाषा में खोजना चाहिए। यदि इन नवीन शब्दों के लिए कोई सरल और नवीन शब्द न मिले तो हमें उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए उन शब्दों को उसी मूल रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। ऐसा करते समय किसी भी भाषा के विद्वानों को कोई आपत्ति यानी विरोध या दुख नहीं होना चाहिए। और इसका उत्तर भी पूरा हो जाएगा।